नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लाल सागर में एक नया मोर्चा अब खुल रहा है। लाल सागर में कई मर्चेंट शिप्स पर हमले के बाद अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर भी हमला किया। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही 3 नावों में आए और एक व्यापारिक जहाज पर पहले उसे घेरा और उसके बाद जब उसने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया तो अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो उसे बचाने के लिए वहां आए उन पर भी फायरिंग की। जवाब में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने कार्रवाई की और हूती विद्रोहियों की 3 नौकाएं डुबा दी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। अमेरिकी जो शिप हैं, जो वॉर शिप हैं, वो इलाके में हैं और पहले ही अमेरिका ने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है अपने सहयोगी देशों के साथ, जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कहते हैं। तो इसमें काफी देश उसके सहयोगी शामिल हैं। जो हुआ वो ये कि जो कंटेनर था उसको कुछ घंटे पहले भी उससे एक डिस्ट्रेस सिग्नल गया था, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था और यूएस के जो वॉरशिप है उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको निष्क्रिय किया। ये सिंगापुर फ्लैग शिप है, मस्क का जो जा रहा है वहां से निकला था, रेड सी में है। तो ये पहला डिस्ट्रेस सिग्नल था। तो ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूएस की जो सेना है उसने वहां पर इसको निष्क्रिय किया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद एक दूसरा डिस्ट्रेस सिग्नल मिला वापस उसी शिप से। मस्क हैंगजो इसका नाम है, एमवी मस्क हैंगजो। ये एक कंटेनर जहाज है। दूसरा जो ये डिस्ट्रेस सिग्नल था उसमें हुआ ये कि 4 छोटे बोट जो हैं वो बेहद पास आ गए और वहां पर उन बोट्स में 4 बोट्स में जो क्रू था उसने छोटे आर्म से फायरिंग शुरू कर दी इस जहाज पे जो सिक्योरिटी अपैरेटस था, जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी उन्होंने ले रखा था, उन्होंने उस फायरिंग का जवाब दिया। जब डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, जब ये चारों जो छोटे छोटे बोट्स थे जिनमें ये विद्रोही थे और फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त जहाज ने एक और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। जो यूएस के हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो उनके वॉरशिप से यूएसएस आइशनहोवर और ग्रेवली, इन 2 वॉरशिप से उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वहां से रवाना किया इस शिप की तरफ। शिप की तरफ जब ये दोनों हेलीकॉप्टर्स यूएस नेवी के आए, उन्होंने एक वर्बल वार्निंग दी। जब ये वार्निंग उन्होंने इन 4 छोटे बोट्स को दी जो महज 20 मीटर दूर थे मस्क हैंगजो से, तो उन लोगों ने पीछे भागने के बजाय उन्होंने अपने जो स्मॉल आर्म्स थे उससे इन हेलीकॉप्टर्स पर गोली चला दी। जब उन्होंने गोली चलाई तो जवाबी फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग में 3 बोट्स और उनके क्रू जो है वो मारे गए, 3 बोट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन एक बोट जो है वो भागने में सफल हो गया। तो ये एक सुरक्षा की अपनी जो डिफेंस की कार्रवाई है शिप के लिए, वो वहां पर जरूर हुई है। लेकिन ये फायरिंग एक बड़ी घटना है। रेड सी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह से किसी यूएस नेवी के या किसी वॉरशिप पे फायरिंग की हो इन विद्रोहियों ने। ये एक बड़ा एस्केलेशन है। अब से कुछ ही देर पहले हमने ये भी देखा कि यूके के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से ईरान में बात की है और कहा है कि जो हो रहा है उसके पीछे क्या है हमें पता है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बार बार जो ये हो रहा है, कम से कम ये 24वां अटैक था। एक ही शिप पे ये 2 अटैक हुए। कुल मिलाकर अब तक 24 अटैक हो चुके हैं लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर। तो हाल के दिनों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में हूती विद्रोहियों की कार्रवाई काफी ज्यादा बढ़ी है और इसके बाद भारतीय नौसेना भी काफी सतर्क है। खासतौर पर कुछ दिन पहले भारत के समुद्री तट से करीब 200 मील की दूरी पर अरब सागर में एक जहाज पर जिस तरह से हमला किया गया, उसके बाद से नौसेना काफ़ी सतर्क है समुद्र में जो भारतीय हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए और अरब सागर में व्यापारिक जहाज जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इसे देखते हुए नौसेना ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है और निगरानी उसको और तेज कर दिया है। ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर पाबंदी लगा दी है। गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर पर यूएपीए के तहत ये पाबंदी लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग और इस्लामिक शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल रहा है। ये जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह ने। तहरीक-ए-हुर्रियत जो है उन्होंने कहा गैर कानूनी है, अलगाववादी संगठन है।
कल नए साल के पहले दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक खास मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह है एक उपग्रह अंतरिक्ष में भारत की ऑब्जर्वेटरी। 469 किलोग्राम का यह उपग्रह है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स, पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करेगा। इस मिशन के तहत ये जानने की कोशिश होगी कि तारों का अंत कैसे होता है, वो पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है और अपने अंत के बावजूद तारे कैसे चमकते रहते हैं। तो ये खास उपग्रह कल पहले ही दिन नए साल के इसरो लॉन्च करने जा रहा है। The ExpoSat satellite will be carried by a 4-stage DL. और नए साल के जश्न की पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी लोग जश्न के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उधर दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। साउथ दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल में दिल्ली पुलिस ने, उसकी स्पेशल सेल ने आज एक मॉक ड्रिल की। पुलिस की बड़ी टीम इसके लिए वहां पहुंची। टीम के साथ स्निफर डॉग्स भी मौजूद थे। मॉल के अंदर और बाहर काफी देर तक तलाशी अभियान चलता रहा। आने जाने वालों को रोका भी गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को जरूरी हिदायत भी दी गई और संभल कर नए साल का जश्न मनाने का आग्रह सबसे किया गया। हम लोग इंश्योर करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ा पीसफुली नए साल का जो वेलकम है वो हम लोग करें। जो एक आम नागरिक है जो नए साल खुशियों के साथ मनाना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। पर जो कोई रफियन एलिमेंट है या जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं खासकर, या जो सड़क पे हुड़दंगबाजी करते हैं, या ओपनली अगर कोई खाना पीना चल रहा है, तो उसके हम लोग सख्त खिलाफ रहेंगे एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। और ये हम लोगों ने पहले भी होली के समय में भी इस तरह का हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया था, जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ था। सभी को नए साल 2024 का इंतजार है। दुनिया के एक हिस्से में नए साल का आगाज बस होने ही जा रहा है और 2023 का अब अंत हो रहा है। 2023 का सूर्यास्त हो गया है दुनिया के बड़े इलाके में। भारत में जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी से ये तस्वीरें आज साल के अंतिम सूर्यास्त की। ये बताते हुए कि 2023 अपने साथ कई बहुत अच्छे पल दे गया तो कई ऐसी यादें भी दे गया जो बहुत स्याह हैं। 2024 सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ सब अब इंतजार कर रहे हैं कल के नए सूर्योदय का। साल 2023 जहां कई अच्छे पल लेकर आया तो कहीं गहरी जो है ऐसी काली स्याह यादें भी छोड़ गया जो लोग कभी याद करना नहीं चाहेंगे। ऐसा ही एक था तुर्की का भयानक भूकंप, जिसमें करीब 60,000 लोग मारे गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। एक नजर तुर्की के उस भूकंप पर। 6 फरवरी 2023, सेंट्रल तुर्की, उत्तर पश्चिमी सीरिया। सुबह के 4:17, पलक झपकते ही तबाही। सात 7.8 तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र गाजियानटेप के पश्चिम उत्तर पश्चिम में था। तकरीबन 8 घंटे बाद एक और भूकंप 7.7 तीव्रता का, पहले वाले से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में। तुर्की में 1939 के बाद यह सबसे बड़ा भूकंप था। क्षेत्र में आने वाले सबसे जबरदस्त भूकंपों में से एक। जर्मनी के बराबर 3,50,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही हुई। एक करोड़ 40 लाख लोगों पर इसका असर हुआ। तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हो गए। इसमें 59,259 लोगों की जान गई।
सीरिया में 8,476 लोगों की मौत हुई। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी, 94 देशों ने मदद भेजी, जिनमें से एक भारत भी था। They have a specialization in CSSR, as we call it, collapse structures search and rescue. We also could send some vehicles, which was again a first for us because the Indian Air Force deployed their C-17 airplanes, which could carry our vehicles as well. So we don't need to depend on transport for on the local authorities. समय की बहुत अहमियत थी, हर घंटा लोगों की जान बचा सकता था। गाजियानटेप को बहुत नुकसान हुआ, घर मिट्टी में मिल गए, रातों रात सामूहिक कब्रें बन गईं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की 47 सदस्यों की टीम तुर्की पहुंची। भूकंप वाले क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक थी। 89 सदस्यों के साथ पहुंची सेना की मेडिकल टीम ने लोगों की जान बचाने के लिए एक फील्ड अस्पताल बनाया। इसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मेडिकल सप्लाई, ड्रिलिंग मशीनें, डॉग स्क्वाड, दवाएं और ड्रोन, मलबे के नीचे दबे लोगों के दिल की धड़कनें सुनने के लिए रडार भी। हादसे के 2 दिनों के भीतर भारत से एयरफोर्स के 6 विमान सप्लाई लेकर गए। हम लोग सर्च में फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च करते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमने एक गर्ल चाइल्ड 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है। भारत ने सीरिया पर भी ध्यान दिया। तुर्की पर अपने ट्वीट के कुछ घंटों बाद पीएम ने ट्वीट किया, हम सीरिया के लोगों के दुख में शरीक हैं और इस कठिन समय में समर्थन और मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 8 फरवरी को भारत ने दमिश्क एयरपोर्ट पर 6 टन से ज्यादा इमरजेंसी राहत सहायता पहुंचाई। इनमें सुरक्षा के उपकरण, ईसीजी मशीनें और दूसरी मेडिकल सहायता भी थी। नुकसान कितना हुआ है ये 20 फरवरी तक सही पता चल गया था। इसके बाद पहले मददगारों में से एक की भूमिका पूरी हो गई। भारत और हमारे बचावकर्ताओं ने सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों के लोगों के दिल जीत लिए। तुर्की और सीरिया को इस आपदा से उबरने में बरसों लगेंगे। तब तक आपदा का असर इलाके के लाखों लोगों पर बना रहेगा।